नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के महत्वपूर्ण समाचार लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। बच्चों में जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस के संक्रमण पर शोध के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र। नागपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजी मूत्र वाहिका में संक्रमण फैलाने वाले प्रतिरोधी बैक्टीरिया को खत्म करने की औषधि। वैज्ञानिकों ने ढूंढा एक नायाब नुस्खा, अब सिल्क से होगा जोड़ों के चोट और बीमारियों का इलाज। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए भास्कर एडवांस्ड सोलर एनर्जी फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हो रही बच्चों की दुखद मौत का कारण सरकार की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर विशेषज्ञों का मानना है कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या मस्तिष्क ज्वर से संबंधित बीमारियों में से एक जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस इसका मुख्य कारण है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मुताबिक इस बीमारी से पिछले 5 सालों में 3090 लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में अपनी जान गंवाई है। पेश है जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। एक मच्छर जान लेने के लिए काफी है। इस जानलेवा मच्छर से बचाव जरूरी है। ये सच है। मच्छर के काटने पर होने वाली जिस जानलेवा बीमारी का जिक्र हम कर रहे हैं उसे मस्तिष्क ज्वर या जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। एशिया में हर साल ये बीमारी करीब 50,000 लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिनमें 15,000 की जान चली जाती है। मस्तिष्क ज्वर के फैलने का समय भी यही है, यानी मॉनसून, जब संक्रामक मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। इस मौसम में भारत समेत दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी का अब तक का सबसे भयावह रूप 1988 में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के 4,485 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 1,413 मरीजों की मौत हो गई थी। मस्तिष्क ज्वर के लक्षण 3 चरणों में दिखते हैं। पहले चरण में बुखार आता है। बुखार के साथ साथ गर्दन में अकड़न, हरारत, चिड़चिड़ापन तथा बेहोशी भी शामिल हो सकती है। दूसरे चरण में ये बीमारी दिमाग पर असर डालती है और सिर में तेज दर्द होता है। तीसरे चरण में प्रत्यक्ष दिखने वाले लक्षणों में कमी आ सकती है, लेकिन दिमाग की कोशिकाएं तथा न्यूरॉन्स पर घातक असर पड़ सकता है। दिमाग पर पड़ने वाले असर से लकवा, बोलने में परेशानी, दिमागी गड़बड़ियां और ऑक्यूलर पॉल्सी यानी आंखों का लकवा भी हो सकता है, जिसमें पुतलियों का घूमना कम हो जाता है और दृष्टि प्रभावित होती है। मस्तिष्क ज्वर अधिकतर उन बच्चों को शिकार बनाता है जिनके दिमाग विकसित हो रहे होते हैं। ऐसे में उनके दिमाग के न्यूरॉन्स को होने वाला नुकसान भविष्य में भी परेशानी की वजह बन सकता है। The initial symptoms are fever and headache, and maybe sometimes even vomiting, and gradually it advances into further symptoms like fits or unconsciousness. The virus has you can say a kind of friendship with pigs and water birds in that area. And there this virus multiplies, and the mosquito goes and bites the pigs containing the virus, and then the mosquito becomes infective, and now it can go and bite a human being, and then the human being gets affected. Most of the patients are between the age group 1 year to 10 years. इंसानों में दिमागी बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के जरिए तथा कुछ हद तक एडीज और एनोफिलीज प्रजाति के मच्छरों के जरिए फैलता है। ये मच्छर ठहरे हुए पानी, खेत, गड्ढों तथा तालाबों में पैदा होते हैं। ये दिलचस्प है कि इंसान खुद मस्तिष्क ज्वर का संक्रमण नहीं फैलाता। पानी में इनके वायरस में बढ़ोतरी होती है तथा ठहरे हुए पानी का इस्तेमाल करने वाले जानवरों जैसे सुअर तथा पानी में पाई जाने वाली कुछ अन्य पक्षियों एवं मच्छरों से वायरस संक्रमण का माध्यम बनते हैं। इंसानों में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन एक बार बीमार पड़ने के बाद इलाज के लिए कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। रोगी को दिए जाने वाले उपचार में सहायक देखभाल और इस बीमारी के लक्षणों का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे में बीमारी की रोकथाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
रोकथाम के लिए मच्छरों से बचने के हर मुमकिन उपाय करने चाहिए, जैसे उनके पैदा होने वाले जगहों की सफाई, मच्छर रोधी लेप का इस्तेमाल, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना इत्यादि। खासकर जिन जगहों पर मस्तिष्क ज्वर फैलने का खतरा हो, वहां रोकथाम के उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। यहाँ बच्चों में मस्तिष्क ज्वर के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में गोरखपुर में 85 करोड़ की लागत से एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये संस्थान बच्चों तथा नवजातों में मस्तिष्क ज्वर फैलने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध करेगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से भविष्य में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक करीब 40% महिलाएं जिंदगी में कभी न कभी मूत्र वाहिका में संक्रमण की परेशानी झेलती हैं। वहीं पुरुष और बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। ये दुनिया भर में मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की बड़ी वजह है। डॉक्टरों की माने तो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया धीरे धीरे दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का भी समाधान खोज निकाला है। देखिए ये रिपोर्ट। शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया शारीरिक क्रियाकलाप में मददगार हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया खतरनाक होते हैं। इन्हीं में एक है एशेरिकिया कोलाई या ई कोलाई। बैक्टीरिया का सीधा संबंध है मूत्र वाहिका से, जिसके कुछ हिस्सों में संक्रमण आम बात है। मूत्र वाहिका संक्रमण को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र या लिंग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन महिलाओं में ये संक्रमण अधिक पाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 40% महिलाएं जिंदगी में कम से कम एक बार यूटीआई संक्रमण से प्रभावित होती हैं। यूटीआई संक्रमण की वजह है एशेरिकिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया। जब तक ये बैक्टीरिया इंसानों और कुछ जानवरों की आंतों में प्राकृतिक से पाए जाते हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब ई कोलाई बैक्टीरिया का एक खास प्रकार मूत्र वाहिका में पहुंचता है, तो वो संक्रमण पैदा करता है। दरअसल ई कोलाई बैक्टीरिया के इस प्रकार में कुछ खास किस्म के डीएनए पाए जाते हैं, जिन पर इंसानों की प्रतिरोधी क्षमता का असर नहीं पड़ता और वो बीमारी पैदा करते हैं। Urinary tract infection is the infection in the urinary tract, kidneys, ureters, bladder or the urethra. Bacteria grow in the urethra or the bladder, and that can cause pain or difficulty during urination. Urinating more frequently, pain, weakness, tiredness, fever, chills, nausea and vomiting are some of the symptoms of UTI infection. Urinary tract infections are the most commonest infections with an increasing resistance to antimicrobials. यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया उपलब्ध दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए नागपुर विश्वविद्यालय में जैव रसायन विभाग के वैज्ञानिकों ने एक नया उत्पाद तैयार किया है, जो बैक्टीरिया रोधी दवा क्लोरोजेनिक एसिड को अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्लोरोजेनिक एसिड का इस्तेमाल बैक्टीरियाई संक्रमण दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में कुछ ही घंटों में घुल जाने के कारण इसकी उपलब्धता कम हो जाती थी। अब वैज्ञानिकों ने 3 अतिरिक्त अवयवों के साथ क्लोरोजेनिक टैबलेट तैयार किए हैं। पहला है हाइड्रोक्साइल प्रोपाइल मेथाइल सेल्यूलोज। मैट्रिक्स की तरह संरचना तैयार करने वाले इस अवयव से क्लोरोजेनिक एसिड का रिसाव धीमी रफ्तार में 12 घंटे तक होता है। दूसरा अवयव है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पेट में टैबलेट के तैरने के लिए गैस उत्पन्न करता है। इससे टैबलेट के आंतों में जल्द पहुंचने की संभावना कम हो जाती है और दवा रिसाव की संभावना भी बढ़ जाती है। मैग्नीशियम स्टीयरेट तथा टॉक टैबलेट पर तैलीय परत बनाते हैं, जिससे टैबलेट निगलने में आसानी होती है। नया उत्पाद मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया एशेरिकिया कोलाई होने वाले संक्रमण के इलाज में असरदार है। This new compound is a drug formulation in the form of a sustained release oral floating tablet form with a BID dose. It has good efficacy as an antibacterial. It has a 3-pronged approach, that is, it works against beta-lactamases, it works against penicillin binding proteins, and it is also working against folate pathway enzymes. वैज्ञानिकों के मुताबिक नई दवा बीटा लैक्टोमेसिस के उत्पन्न होने तथा बैक्टीरिया से पैदा होने वाले प्रोटीन पर रोक लगाती है। बैक्टीरिया से उत्पन्न बीटा लैक्टोमेसिस पेनिसिलिन जैसे एंटीबैक्टीरियल दवा को असर डालने से रोकते हैं।
जबकि बैक्टीरिया से पैदा होने वाले प्रोटीन दवा का असर कम करते हैं। नई दवा से एशेरिकिया कोलाई पर असर बढ़ जाता है। This technology we have transferred to the industry, and while transferring this technology, there are many things which the industry is going to help us. They are going to conduct the clinical trials. After conducting clinical trials, the drug will be available in the market very soon. इस शोध को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान महाराष्ट्र ने वित्तीय मदद दी है। उम्मीद है कि नई दवा से न सिर्फ इलाज की लागत में कमी आएगी, बल्कि कई गंभीर रोगियों की जिंदगियां बचाने में भी मदद मिलेगी। और अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे IIT गुवाहाटी, जहां के शोधकर्ताओं ने सिल्क से विकसित किया है हड्डी और जोड़ों को जल्द स्वस्थ करने का एक नायाब नुस्खा। मैं भी भारत में विशाखापट्टनम जिले की आरकू घाटी के आदिवासियों से मिलने के सिलसिले में आज हम एक और आदिवासी समूह से मिलने पहुंचे हैं। इस आदिम जनजाति समूह का नाम है परंग पोरजा। जिन वजहों से इन आदिवासियों को आदिम जनजाति यानी कि PVTG की श्रेणी में रखा है, वो वजह आज भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिल्क, जिसकी बनी साड़ियां भारतीय नारियों की सबसे पसंदीदा परंपरागत परिधानों में से एक है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सिल्क का उपयोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है? जी हां, भारतीय वैज्ञानिकों ने सिल्क पर आधारित एक ऐसा पदार्थ विकसित किया है जो जोड़ों के दर्द तथा चोट दूर करने में रामबाण का काम करता है। सिल्क की साड़ियां पारंपरिक भारतीय परिधान की शान है। इनकी चमक भारतीय परिधान पसंद करने वाली महिलाओं की आंखों में हमेशा से झलकती रही है। इस खूबसूरत सिल्क को अब उपचार के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिल्क के इस्तेमाल से एक ऐसा पदार्थ तैयार किया है जो जोड़ों के दर्द तथा चोट से मुक्ति दिलाएगा। दरअसल हमारे शरीर का आधार हड्डियों का ढांचा है, जिसे कंकाल कहते हैं। कंकाल पूरे शरीर को सहारा देता है क्योंकि हड्डियां कठोर तथा मजबूत होती हैं। लेकिन गतिशीलता के लिए हड्डियों के हर जोड़ कार्टिलेज के ऊतकों से जुड़े होते हैं। कार्टिलेज की खासियत है कि ये मजबूत ऊतक से तो बने होते हैं, लेकिन हड्डियों की तुलना में ये काफी लचीले होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे पैरों की ऊपरी हिस्से, फेम्यूर की हड्डियां, निचले हिस्से टीबिया और फिबुला के साथ कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। कार्टिलेज ऊतक कॉन्ड्रोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स कोलेजन नामक खास किस्म की प्रोटीन पैदा करती है जो चोट लगने के बाद कार्टिलेज के उपचार में मदद करती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से कार्टिलेज के दुरुस्त होने की प्रक्रिया काफी धीमी है। अब वैज्ञानिकों की विकसित नई प्रक्रिया से जोड़ों में कार्टिलेज की मरम्मत तेज और बेहतर तरीके से हो सकेगी। We have looked in vitro the compatibility of these matrices, what we have used, where we have used silk as a base material to electrospun into nanofibrous mats, in addition to bioglass, which is looking or mimicking the bone interface. So through in vitro results, we have found promising cell adhesion and cell proliferation and high level of gene expression. And also we have implanted this in the animals, and we have found great compatibility without any immune rejection. Now this Indian silk, what we are using, is having a lot of advantages. Particularly it is having cell binding motifs called the RGD sequences, which allow cells to bind and proliferate at a faster rate. कुछ बीमारियों तथा चोटों में हड्डियों और कार्टिलेज के जोड़ अलग हो जाते हैं। इस बीमारी को ऑस्टियोकॉन्ड्रियल दोष कहते हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्रियल दोष के लक्षण जोड़ों में दर्द तथा सूजन होते हैं। अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो जोड़ों की गतिशीलता कम हो जाती है। सही वक्त पर चोट सामने आ जाए तो प्लास्टर के जरिए उसका उपचार हो सकता है। प्लास्टर कास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस और पट्टियों को मिलाकर बनाया गया एक मजबूत खोल होता है, जिसमें टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए उसके आकार का सांचा तैयार किया जाता है। गंभीर मामलों में हड्डियों तथा कार्टिलेज के जोड़ों की सर्जरी आवश्यकता पड़ती है।
ऐसी समस्याओं के उपचार को ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस विधि में बायोप्सी के जरिए मरीज के कार्टिलेज निकाले जाते हैं। उसके ऊतकों को प्रयोगशाला भेजा जाता है, जहां ऊतकों से कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं को अलग कर संश्लेषित किया जाता है। 6 से 8 हफ्ते बाद भारी संख्या में कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं को वापस चोट की जगह स्थापित किया जाता है, जिससे मरम्मत तेजी से होती है तथा रोगी को आराम मिलता है। अधिकांश मामलों में ये विधि सफल होती है, फिर भी इसमें कुछ खामियां हैं। ये दानकर्ता के ऊतकों पर निर्भर रहता है, इसकी लागत अधिक होती है तथा इसमें लंबा वक्त लगता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पदार्थ विकसित किया है जो तेज रफ्तार से हड्डियों तथा कार्टिलेज के जोड़ों की मरम्मत करेगा। नए पदार्थ में जैविक रूप से सक्रिय ग्लास में सिल्क की परत चढ़ाई जाती है, जिससे सिल्क प्रत्यारोपित किया जा सके। इस शोध के नतीजे अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस अंक 9 साल 2017 में छपे हैं। In the future, we are planning for further greater animal trials where we would be implanting this to goats and sheep, and then we'll look more in details how it works in terms of regenerating the particular disease tissue. And of course, in the future, once we get this animal data, trial data, we would go further for human trials so that it can be taken to the market. दरअसल सिल्क की परत अपनी विशेषताओं के कारण ऑस्टियोकॉन्ड्रल दोष दूर करने में सहायक होती है। उनकी संरचना स्पंज जैसी होती है, जो कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं को आपस में जुड़ने तथा विकसित होने में सहायता करती है। चोट लगने वाले स्थान पर कोशिकाएं अधिक कोलेजन पैदा करती है, जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल नुकसान की भरपाई तेजी से करती है। इंसानों पर होने वाले प्रयोग सुरक्षित और प्रभावशाली साबित होने के बाद भविष्य में सिल्क की चमक परिधानों से निकलकर जोड़ों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सेहत पर भी झलकने लगेगी। सौर ऊर्जा की परिकल्पना सुखद है, लेकिन उसे लागू करना उतना ही मुश्किल। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए दुनिया के कोने कोने में शोध चल रहे हैं। इसी शोध तथा अनुसंधान को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अमेरिका के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच ने साथ मिलकर भास्कर एडवांस सोलर एनर्जी फेलोशिप की शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। रोजाना नजर आने वाली ये तस्वीरें हर रोज वायु प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती हैं। कहीं ना कहीं इनकी जड़ है कोयला तथा दूसरे जीवाश्म पर आधारित बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, जो खुद तो पर्यावरण प्रदूषित करते ही हैं, वायु प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे माध्यमों को भी मदद देते हैं। कोयला या जीवाश्म पर आधारित बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों के बदले पूरी तरह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो तो क्या वायु प्रदूषण पर लगाम लग पाएगा? इस सपने को साकार करने की जोर शोर से कोशिशें हो रही हैं। इन्हीं कोशिशों को धारदार बनाने के लिए इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने भास्कर एडवांस्ड सोलर एनर्जी यानी बेस छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद सौर ऊर्जा उत्पादन के छात्रों तथा इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं को मदद पहुंचाना है। इस छात्रवृत्ति से भारत तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। छात्रवृत्ति में सौर फोटोवोल्टाइक, सौर थर्मल, ऊर्जा भंडारण व्यवस्था का विकास तथा ग्रिड समन्वय जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बेस फेलोशिप, as we conceptualized it, was to develop the critical mass of researchers in the country which could supplement our national mission on solar energy. You are aware that we are going to set up 175 gigawatt of solar energy, and we need number of researchers. We found that the number of researchers in this area were very few, and if we have to mount on a national mission, we would need large number of researchers who are exposed to the world-class facilities. भास्कर एडवांस्ड सोलर एनर्जी कार्यक्रम छात्रों के इंटर्नशिप तथा छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध है। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए भारत का नागरिक होना तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे संस्थान से पीएचडी का छात्र होना जरूरी है, जो सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारत का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज हो। उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 31 दिसंबर 2016 को 32 वर्ष होनी चाहिए। छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार को जीवन विज्ञान, जैविक प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएचडी होना जरूरी है। इन्हें भारत के किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में कार्यरत होना चाहिए तथा उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
साथ ही उनके आलेख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तथा सम्मेलनों में छपे होने चाहिए। छात्रवृत्ति कार्यक्रम सिर्फ सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत उम्मीदवारों पर ही लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल 7 उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। We have actually 2 tracks in this fellowship. One is actually for the researchers who are doing PhD, and the second one is slightly higher level for fellows actually, who have to be at least they should have a PhD, and then they should be working in a government institute. उम्मीदवार के पास अमेरिका के किसी वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थान से सहमति पत्र होना भी अनिवार्य है, जहां वो बेस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शोध कार्य करना चाहता है। छात्रवृत्ति की अवधि 3 महीने की है, जिसे अधिकतम 1 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। दोनों कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2017 है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शोध में नया पैनापन आएगा। और अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। विरासत में इन दिनों हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में गजल को आम आवाम तक पहुंचाने वाले जगजीत सिंह की दास्तान। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता। शादी करने के बाद भी ये हमारा जिंगल का सिलसिला चालू रहा। 19-20 लैंग्वेजेस में गाते थे हम, नेपाली, शिपाली, तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग। बात निकलेगी तो फिर दूर चलक जाएगी। जगजीत सिंह की जो बात निकली 70s में तो फिर दूर चलक गई। अनफॉरगेटेबल्स कभी फॉरगेटेबल हुआ ही नहीं। दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग। म्यूजिक का शक्ल बदल दिया। गजलों का अगर कोई सुपरस्टार था तो वो था जगजीत सिंह। आहिस्ता आहिस्ता और आइए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारतीय वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप तैयार करने में जुटे हैं। इस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष विज्ञानियों के ब्रह्मांड को देखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। टेलीस्कोप का निर्माण भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, जापान तथा चीन के सहयोग से किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह विशाल टेलीस्कोप 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तंत्रिका वैज्ञानिक और बर्कले के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जीव विज्ञान की प्रोफेसर मरियन डायमंड का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में एक एल्बर्ट आइंस्टीन के संरक्षित दिमाग का अध्ययन करने के कारण सुर्खियों में आया था। उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग में न्यूरॉन विकसित होने से जुड़ा महत्वपूर्ण शोध किया था। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो धरती पर पैनी नजर रखने के लिए एक विशेष उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह या हाइसिस है। इसमें इसरो के तैयार किए गए संवेदनशील चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक धरती की सतह से 630 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा से ये उपग्रह 55 रंगों की पट्टियों से तस्वीरें उतार सकेगा। वन्य जीव पर शोध कर रहे जीव वैज्ञानियों को तिरुपति पहाड़ियों के शेषचलम जंगलों में दुर्लभ बलुवही सांप देखने को मिला है। इस प्रजाति का सांप अंतिम बार 74 साल पहले देखा गया था। अंतिम बार इसे मैसूर पठार के पास पश्चिमी घाट पर स्थित बांदीपुर में 1943 में देखा गया। उस समय के बाद अब दक्षिण भारत में पहली बार बलुवाही सांप देखने को मिला है। आकाश पर नजर रखने वालों को 12 अगस्त को परसीड उल्का बरसात के अद्भुत दर्शन हुए। ये नजारा उस वक्त दिखा जब धरती स्विफ्ट अटल धूमकेतु से निकले धूल भरे कचरे के पास से गुजरी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं थी। वैज्ञानिकों ने घोंघे के गोंद से अत्यंत मजबूत और लचीला जैविक ऊतकों से चिपकने वाला पदार्थ विकसित किया है, जिसमें किसी प्रकार का विषैलापन नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह मजबूत चिपकने वाला पदार्थ कार्टिलेज की तर्ज पर जैविक पदार्थों के ऊतकों को चिपकाने में मददगार है। और इस हफ्ते विज्ञान के इतिहास में हम याद करेंगे पियरे जेन्सेन को, जिन्होंने ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले
हीलियम गैस की खोज की थी। गुब्बारों को हवा में उड़ता देख कभी आपने सोचा है कि ये कैसे आसमान तक पहुंच जाते हैं? ये कमाल हीलियम गैस का है, जिसे आमतौर पर गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। इस गैस की खोज की शुरुआत 18 अगस्त 1868 को हुई, जब जेन्सन का ध्यान सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल में चमकीले पीले रंग की रेखा पर गया। जेन्सन इस सूर्य ग्रहण के अध्ययन के लिए भारत में थे। चमकीली पीली रेखा एक नए तत्व हीलियम की थी। करीब 30 साल माना जाता रहा कि हीलियम सिर्फ सूर्य में पाए जाने वाले गैसों में से एक है। 1895 में सर विलियम रामसे को प्रयोगशाला में क्लिवाइट खनिज के अध्ययन के दौरान फिर से ये गैस मिला। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है तथा दूसरे तत्वों के साथ आसानी से संयुक्त नहीं होता। अब तक ऐसे किसी तत्व की जानकारी नहीं है जिसमें हीलियम पाया जाता हो। हालांकि वैज्ञानिक हीलियम डाइफ्लोराइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो देखने योग्य पूरे ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जेन्सन की खोज विज्ञान के इतिहास में एक नया मुकाम थी, जिसने वैज्ञानिकों को इस दिशा में अधिक शोध करने को उत्प्रेरित किया। मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए मौसम विज्ञानी हीलियम गैस गुब्बारों में भरकर वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे मौसम का हाल जान सकें। हवाई जहाज के टायरों में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है, क्योंकि अन्य गैसों के मुकाबले हल्की होने के कारण ये हवाई जहाज को आसानी से ऊपर उठा लेती है। आज हीलियम गैस का इस्तेमाल व्यापक तौर पर कई क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस तरह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।